हेलो एंड वेलकम टू लर्न टू इस। आज है एमपीएसआई की सीरीज इंटरनल सिक्योरिटी की क्लास 4, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं साइबर सिक्योरिटी। बिना किसी देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सिलेबस देख लेते हैं। अभी तक हमने जो ब्लू बॉक्स में चीजें हैं वह कंप्लीट कर चुके हैं, जैसे कि नक्सलिज्म, जो कि दूसरी वीडियो थी। पहली वीडियो इंट्रोडक्शन पे थी। तीसरी वीडियो थी हमारी ऑर्गेनाइज क्राइम टेररिज्म पे। उसमें हमने मनी लॉन्ड्रिंग भी कवर किया और ऑर्गेनाइज क्राइम भी कवर किया। और आज है चौथी वीडियो, जिसमें हम कवर करने वाले हैं साइबर सिक्योरिटी और साथ ही में सोशल मीडिया और रोल ऑफ मीडिया क्या है इंटरनल सिक्योरिटी के मामले में। और जो हमारी अगली और लास्ट वीडियो होगी इस सीरीज में, वो रहेगी बॉर्डर सिक्योरिटी और हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस पे। ठीक है। और जो लास्ट वीडियो रहेगी वो रहेगी हमारी मैराथन वीडियो, जो एग्जाम जब करीब आ जाएगा तब हम कंडक्ट करेंगे। दो मेन वीडियो 4 और 5 अभी मैं 3 से 4 दिन के अंदर कंप्लीट कर दूंगा, और इस प्रकार से आपकी जो सीरीज है वो पूरी कंप्लीट हो जाएगी। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जानते हैं साइबर सिक्योरिटी क्या है। तो आईटी एक्ट 2000, तो आपको याद रखना है कि आईटी एक्ट कब आया था, 2000 में आया था। ये डेट याद रखनी है। तो आईटी एक्ट 2000 के हिसाब से साइबर सिक्योरिटी का मतलब होता है जो भी हमारी क्रिटिकल इंफॉर्मेशन है, ये बहुत महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन होती है, जो हमारी इक्विपमेंट्स होते हैं, जो हमारे कंप्यूटर डिवाइसेस होते हैं, जो भी कम्युनिकेशन डिवाइस हो गए, मोबाइल हो गया, सेल फोन टावर्स हो गए, कुछ भी हो गए, कंप्यूटर रिसोर्स हो गए, और जो भी इंपॉर्टेंट खुफिया जानकारी होती है, अनऑथराइज्ड एक्सेस, यानी कि वह एक्सेस जिससे परमिशन नहीं दी गई है, उससे बचाना। किसको? हमारे डेटा को, ताकि वह डिस्क्लोजर ना हो सके, उसमें किसी प्रकार का डिसरप्शन ना हो सके, मॉडिफिकेशन नहीं, बदलाव ना हो सके, या डिस्ट्रक्शन यानी कि उसे डिस्ट्रॉय या खत्म ना किया जा सके। तो यह होता है साइबर सिक्योरिटी। तो दो चीज हैं समझो। साइबर मतलब एक कंप्यूटर से जुड़े हुए जो नेटवर्क होते हैं उसका जो पूरा एक जाल होता है, वह एक साइबर स्पेस कहलाता है। और उस स्पेस को सिक्योर करना किसी भी अनऑथराइज एक्सेस से। ठीक है। कि यहाँ पे कोई भी व्यक्ति जिसको एक्सेस नहीं है, फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी है, उसका एक प्राइवेट डेटा है, हम चाहते हैं कंपनी के जो एम्प्लॉय हैं और जो क्लाइंट है सिर्फ उनको ही एक्सेस मिले और बाहर किसी को एक्सेस ना मिले। तो हमें एक प्रकार की सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी पड़ेगी उस सिस्टम को, ताकि वो बाहर किसी भी अनऑथराइज एक्सेस से वो एक्सेसिबल ना हो। तो वही है साइबर सिक्योरिटी। फिर देख लेते हैं साइबर सिक्योरिटी की पॉलिसी है 2013 की। ये सभी चीजें आपको याद रखनी है डेट के हिसाब से। ठीक है। हमारे पास साइबर सिक्योरिटी की पॉलिसी भी है, जिसमें बताया गया है साइबर स्पेस बहुत ही कॉम्प्लेक्स एनवायरनमेंट होता है, और वही है जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि कैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से संबंधित होता है, और एक बड़ा सा नेटवर्क होता है, वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो वही चीज है जो मैंने आपको ऑलरेडी बताई है। अब हम समझ लेते हैं साइबर थ्रेट। तो थ्रेट मतलब खतरा। तो कितने प्रकार के खतरे होते हैं? तो जनरली हम 4 टाइप के खतरे मानते हैं इसमें। एक होता है साइबर एस्पियोनाज। एस्पियोनाज का मतलब होता है कि स्पाई करना, चुपके से जानकारी निकालना, वह कहलाता है एस्पियोनाज। फिर होता है साइबर क्राइम या साइबर अटैक, जो फिशिंग हो गए, अटैक्स हो गए, डीडोस अटैक हो गए, या फिर ऑनलाइन किसी को टीज करना, परेशान करना, तो वो साइबर क्राइम में आता है। फिर होता है साइबर टेररिज्म। टेररिज्म मतलब आप समझ सकते हो कि उस वहां के एक पर्टिकुलर देश के लोगों के अंदर एक फियर बैठाना है ना। और ये फियर कैसे बैठेगा? साइबर के माध्यम से कैसे फियर बैठा सकते हैं? तो जो उस देश का इंफॉर्मेशन, क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर होता है। ठीक है। क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है? वह इंफ्रास्ट्रक्चर जो देश की अर्थव्यवस्था के लिए, लोगों के लिए बहुत जरूरी है। जैसे कि सेलफोन टावर्स हो गए। यदि सेलफोन टावर्स को हैक कर लिया जाए तो हम सभी लोग आपस में बात नहीं कर पाएंगे, उसको यूज नहीं कर पाएंगे। या फिर जो इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है उसे हैक कर लिया जाए तो बिजली नहीं आ पाएगी, कितने सारे कारखाने बंद हो जाएंगे और करोड़ों अरबों का लॉस हो जाएगा। या फिर हेल्थ सिस्टम जो क्लाउड डेटा से इंटीग्रेटेड रहता है, उसको हैक कर लिया जाए तो बहुत सारे लोगों की जान जा सकती है। इंपॉर्टेंट जो डीएनए डेटा होता है वो एक्सेसिबल हो जाएगा, दूसरे देश में जा सकता है। तो ये सभी क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर में आता है। एक ऐसा इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर जो देश के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यदि उसको टारगेट किया जाता है तो वह कहलाता है साइबर टेररिज्म। और एक होता है साइबर वॉरफेयर, यानी कि जो साइबर स्पेस है उसके माध्यम से दो देशों के बीच में लड़ाई, चाहे वो स्टेट एक्टर्स हो सकते हैं, नॉन स्टेट एक्टर्स भी हो सकते हैं। टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने अटैक कर दिया एक कंट्री के ऊपर, उसकी क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर। और साइबर वॉरफेयर ऐसा माना जाता है कि फ्यूचर की चीज है। इनफैक्ट अभी भी हम देख रहे हैं कि कैसे रशिया और यूक्रेन वॉर में साइबर वॉरफेयर का भी इस्तेमाल किया जा रहा है, एक दूसरे के सिस्टम को हैक किया जा रहा है। इनफैक्ट रिसेंट में हमने देखा था कि कैसे यूएसए ने, सॉरी इसराइल ने, कैसे ईरान की नतांज फैसिलिटी को अटैक किया था और उनके ऊपर स्टक्सनेट एक साइबर अटैक किया था। ये भी क्या है? साइबर वॉरफेयर का एग्जांपल है। तो ये क्या बताया मैंने? स्टक्सनेट है ना।
तो ये क्या है कि जो ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी है उनके ऊपर अटैक किया था, साइबर अटैक किया गया था, ताकि उनका सिस्टम डिसरप्ट हो जाए और वो न्यूक्लियर मटेरियल ना बना पाए। किसने किया था? इसराइल ने किया था। तो ये सभी है साइबर वॉरफेयर, है ना। तो यही चीजें यहाँ पर बेसिकली लिखी हुई हैं। साइबर अटैक जो हमने साइबर क्राइम के माध्यम से समझ सकते हो, एक ऑफेंसिव मनूवर कहलाता है, एक इंडिविजुअल के द्वारा, ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा जो किसी के कंप्यूटर को टारगेट करते हैं, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को या कंप्यूटर नेटवर्क को टारगेट करते हैं, और उनका मेन एम था उसको डैमेज या डिस्ट्रॉय करना या फिर उस इंफॉर्मेशन को निकालना। टेररिज्म मतलब कि वही लोगों के मन में दहशत फैलाना, है ना, साइबर स्पेस के माध्यम से। तो अटैक एंड थ्रेट ऑफ अटैक्स लिखा हुआ है यहाँ पे, आप देख सकते हैं। और एक गवर्नमेंट को इंटिमिडेट या कोर्स करना, यानी गवर्नमेंट को मजबूर कर देना, उन्हें डराना धमकाना, ये जो भी उनके अपने रिलीजियस पॉलिटिकल मोटिव्स होते हैं उसके लिए किया जाता है। साइबर वॉरफेयर एक कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के माध्यम से कैसे एक स्टेट ऑर्गेनाइजेशन होती है, स्टेट यानी कि यहाँ पे गवर्नमेंट से बात कर रहे हैं ना, उसको कैसे हम अटैक करते हैं, उनके सिस्टम्स पे अटैक करते हैं, उनके और जो भी मिलिट्री इक्विपमेंट्स होते हैं उस पर अटैक करते हैं, उनको ध्वस्त कर देते हैं। आप देखोगे साइबर वॉरफेयर का एग्जाम्पल हमें ऑपरेशन सिंदूर में भी देखने मिला था, कि यदि हम हमारा कोई मिसाइल सिस्टम है, लेटर से हमारा एक मिसाइल सिस्टम, मिसाइल टेक्नोलॉजी है, तो वह भी किसी प्रकार से रडार से कनेक्टेड होती है। यदि उस सिस्टम को हैक कर लिया जाए तो ये मिसाइल ट्रैक ही नहीं कर पाएगी, अपने टारगेट को लॉक ही नहीं कर पाएगी। तो ये सब भी साइबर वॉरफेयर का पार्ट होता है। फिर आता है साइबर एस्पियोनाज। एस्पियोनाज मैंने ऑलरेडी बताया है, स्पाई जैसा होता है ना, खुफिया जानकारी निकाल लेना। तो गेन इलिसिट एक्सेस, इलीगल तरीके से एक्सेस लेना, कॉन्फिडेंशियल यानी खुफिया जानकारी, तो ये कहलाता है साइबर एस्पियोनाज। फिर यहाँ पे साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी मैंने मेंशन किया है, इसलिए किया है ताकि आप लोग ये डेट को याद रखो, है ना। फिर हम कुछ कुछ हमने साइबर सिक्योरिटी के लिए कुछ कुछ ऑर्गेनाइजेशंस भी बनाई हुई हैं, सेंटर्स भी बनाए हुए हैं, तो हमें वो जानना जरूरी है। देखो, यहाँ पर हम बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स के बारे में पढ़ेंगे और बहुत सारे गवर्नमेंट के एफर्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। हम लोग बहुत डिटेल में जाके नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। उसका सिंपल सा कारण है कि उतना डिटेल में नहीं पूछेगा, आपको फुल फॉर्म पूछे जाएंगे, आप वो याद रखो, और बेसिक डिटेल होती है वो मैं बता दूंगा जितनी भी इंपॉर्टेंट है। तो पहला है NCIIPC। अब ये समझो क्या है, नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर। मैंने अभी यही बताया कि क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, चाहे वो हेल्थ से रिलेटेड हो, चाहे वो डिफेंस से रिलेटेड हो, चाहे वो आपके टेलीकॉम से रिलेटेड हो, चाहे वो आपके इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड हो, ये क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया। यदि यह किसी प्रकार से ठप हो जाता है तो पूरी जो अर्थव्यवस्था है वह ठप हो जाएगी। तो ये इसलिए क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर है। और ये प्रोटेक्शन सेंटर, इसको प्रोटेक्ट करना है, इसलिए हमने सेंटर बनाया है, इसलिए ये नाम हो गया NCIIPC। ठीक है, अब आपको याद रहेगा और आप ऑप्शन से अब एलिमिनेट भी कर पाओगे। ठीक है, ये बनाया गया। दूसरा है सर्टेन। तो इंडिया में जो भी साइबर सिक्योरिटी या साइबर फ्रॉड्स होते हैं उसके लिए जो मेन एजेंसी, नोडल एजेंसी यानी मेन एजेंसी जो बनाई गई है ना, और जो दूसरी जो स्मॉल साइबर स्पेस साइबर एजेंसीज होती हैं, स्टेट साइबर एजेंसी होती हैं, उनके साथ ये कोऑर्डिनेट करते हैं। ठीक है, ये लिखा है स्टेट सर्ट की बॉडीज के साथ, ये कोऑर्डिनेट करते हैं स्टेट लेवल जो भी साइबर पुलिस होती है उन सबके साथ, और एक्शन लेते हैं। ठीक है, सर्टेन, इसका फुल फॉर्म क्या है? कंप्यूटर इमरजेंसी रेस्पॉन्सिव टीम इंडिया। ये फुल फॉर्म हम आगे भी देखेंगे, बार बार हम 2-3 बार इसको रिवाइज करेंगे, आप परेशान हो तो। फिर IT एक्ट 2000 मैंने इसलिए लिखा ताकि आपको याद रहे ईयर। फिर साइबर स्वच्छता केंद्र। तो होता क्या है, जो सरकारी विभाग होते हैं, जो भी इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट ऑफिसेज होते हैं, वहां पे कंप्यूटर सिस्टम का यूज होता है, और टाइम टू टाइम हमें उनका बॉट नेट यानी उसमें किसी प्रकार का वायरस ना आया हो, मालवेयर एनालिसिस, तो हमको टाइम टू टाइम चेक करते रहते हैं कि ऐसा ना हो कि उसमें किसी प्रकार का वायरस हो और वो इन्फॉर्मेशन दूसरे देश में या फिर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के पास जा रही हो। ठीक है, तो उसके लिए हम टाइम टू टाइम क्लीनिंग करते रहते हैं अपने कंप्यूटर सिस्टम की। ठीक है, इसलिए साइबर यानी कंप्यूटर, और स्वच्छता केंद्र, सफाई होती है, क्लीनिंग की जाती है यहाँ पे, है ना। एनालिसिस ऑफ मालवेयर्स एंड बॉटनेट्स किया जाता है जो हमारे नेटवर्क्स को अफेक्ट करेगा। और ये डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव का पार्ट है, तो ऑलरेडी समझ में आ रहा है, बट आपको समझ में आना चाहिए कि साइबर स्वच्छता केंद्र क्या है। ठीक है, फिर ग्लोबल इनिशिएटिव यानी वर्ल्ड लेवल पे क्या इनिशिएटिव लिए गए हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट है बुदापेस्ट कन्वेंशन। बुदापेस्ट बताओ कहाँ पे? बुदापेस्ट है हंगरी में। तो बुदापेस्ट कन्वेंशन इनफैक्ट ये वर्ल्ड की सबसे पहली ट्रीटी है साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड, तो आपको याद रखना है। और एक और चीज याद रखनी है कि इंडिया ने इसे रेटिफाई नहीं किया है, इंडिया इसका पार्ट नहीं है। कारण क्या है? इंडिया कहता है कि हमारा जो डेटा होगा वो हमारी कंट्री में रहेगा, यानी कि इंडिया डेटा सोवरेनिटी के ऊपर एम्फेसिस करता है। पर ये जो दूसरी कंट्रीज हैं ये चाहती हैं कि इंडिया अपना डेटा दूसरी कंट्री को भी एक्सेसिबल करे, जैसे कि बाकी कंट्री कर रही है। तो इंडिया यह नहीं चाहता। इनफैक्ट ये इंडिया की एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉलिसी रही है डेटा सोवरेनिटी की, और इसी के चलते हमने RCEP से भी बाहर हुए थे, हालांकि वो यहाँ पे पॉइंट ऑफ डिस्कशन नहीं है।
फिर है ग्राउंड जीरो समिट। ग्राउंड जीरो समिट एशिया की सबसे बड़ी कोलैबोरेटिव प्लेटफॉर्म है। कोलैबोरेटिव क्यों? क्योंकि यहाँ पे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस, यहाँ पे फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशंस, प्राइवेट पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन सब एक साथ आते हैं, डिस्कशन करते हैं। क्योंकि सब इंफॉर्मेशन कंप्यूटर सिस्टम का यूज कर रहे हैं, सबके सिस्टम वल्नरेबल हैं, सबके सिस्टम को हैक किया जा सकता है, तो चाहते हैं कि कैसे हम इसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। फिर आई कैन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, फुल फॉर्म आ सकता है। फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेट कॉर्पोरेशन फॉर असाइंड नेम्स एंड नंबर्स। ये लिखा है इंटरनेट कॉर्पोरेशन फॉर असाइंड नेम्स एंड नंबर्स, रट लो इसको, आएगा ये इंटरनेट कॉर्पोरेशन फॉर असाइंड नेम्स एंड नंबर। एक नॉट फॉर प्रॉफिट पब्लिक बेनिफिट कॉर्पोरेशन है ना। देखिए एनजीओ टाइप की बॉडी है, जिसे यूएस गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया था। बस इतना याद रखो, ज्यादा जानकारी नहीं। रैंसमवेयर, अच्छा समझ लेते हैं रैंसम क्या है। एक टर्म होती है मालवेयर, एक टर्म होती है रैंसमवेयर। ठीक है, ऐसे समझो कि ये हो गया मालवेयर, और मालवेयर का छोटा भाई हो गया रैंसमवेयर। माल मतलब मलीशियस, जिसका नेगेटिव इंटेंट होता है, कुछ गलत करने का इरादा, और वेयर मतलब कि सॉफ्टवेयर। तो एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो गलत इरादे के लिए बनाया गया हो वह है मलीशियस। अब रैंसमवेयर, रैंसम का मतलब होता है हिंदी में फिरौती। तो एक ऐसा सॉफ्टवेयर या फिर एक ऐसा मालवेयर जो किसी सिस्टम में इंट्रोड्यूस कर दिया जाएगा और उसके बाद उससे बदले में फिरौती मांगी जाएगी कि यदि आपको वापस से एक्सेस चाहिए, आपका डेटा चाहिए, तो आप हमको इतना रुपए दो। 2017 में एक बहुत फेमस रैंसमवेयर था, इसका नाम था WannaCry। क्या भाई रोना चाहते हो? WannaCry, ये इसका मतलब होता है। वर्ल्ड लेवल पे इसने मतलब तबाही मचा रखी थी, बहुत बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस के सिस्टम्स को इसने हैक कर लिया था, लाखों कंप्यूटर्स को इसने हैक कर लिया था। तो आपको याद रखना, WannaCry एक रैंसमवेयर है। रैंसमवेयर क्या है? छोटा भाई है मालवेयर का। फिर बात कर लेते हैं हाल ही में जारी हुए डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट, डीपीडीपी एक्ट। सिंपल, डीपीडीपी एक्ट कब लागू हुआ? 2023। देखो कुछ जानकारी मैं तुम्हें दे देता हूँ। ये डेटा प्रिवेसी से संबंधित है, यानी कि हमारा जो डेटा है भाई उसको प्रोटेक्ट करो, हमारी प्रिवेसी को मेंटेन करो। बैकग्राउंड समझ लेते हैं, क्या है बैकग्राउंड, क्यों प्रिवेसी को मेंटेन करना जरूरी है? क्योंकि ये हमारा फंडामेंटल राइट है, आर्टिकल 21 के तहत। कैसे आया? केएस पुत्तास्वामी केस 2017, सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग थी कि भैया आर्टिकल 21 के तहत जो प्री राइट टू प्रिवेसी है वो हमारा फंडामेंटल राइट है। और इसी के तहत सरकार ने फिर जस्टिस बी एन श्री कृष्णा कमेटी बनाई। कौन सी कमेटी? जस्टिस बी एन श्री कृष्णा कमेटी बनाई। मैती के अंडर एक कमेटी बनी, इन्होंने रिपोर्ट दी, बार बार इनके ड्राफ्ट बने, प्रोसेस चलती रही, और अल्टीमेटली 2023 में आके यह एक्ट बन चुका है। कुछ इंपॉर्टेंट प्रोविजंस जान लेते हैं। सबसे पहली चीज हो गई डेटा फिड्यूशरी। डेटा फिड्यूशरी वो कंपनी कहलाती है जो हमारा डेटा यूज कर रही है, तो उसके ऊपर कुछ कुछ ऑब्लिगेशंस लगाए हैं कि भैया आपको अगर डेटा यूज करना है तो आपको डेटा प्रिंसिपल, यानी जिसका डेटा है, जैसे मेरा डेटा अगर मान लो एयरटेल कंपनी यूज कर रही है, तो एयरटेल कंपनी क्या हो गई? डेटा फिड्यूशरी। और मैं क्या हो गया? डेटा प्रिंसिपल। तो वो मुझसे कंसेंट लेंगे कि भैया आपका डेटा इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या हम कर सकते हैं? इस तरीके से नहीं, पर कंसेंट यही होता है, ठीक है। फिर यदि ब्रीच किया जाता है तो उसके ऊपर पेनाल्टीज लगेंगी। साथ ही साथ इसको सेंट्रल लेवल पे देखने के लिए डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया बनाया गया है, डीपीबीआई बनाया गया है, डिजिटल प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया। डिजिटल प्रोटेक्शन बोर्ड ऑफ इंडिया, रट लो इसको, ठीक है। ये कंप्लायंस मॉनिटरिंग के लिए बनाया गया है। फिर यदि देश के बाहर डेटा को प्रोसेस करना है, भेजना है ना, तो उन्हीं कंट्रीज में भेजा जा सकता है जिसमें गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाए हैं। फॉर एग्जांपल पाकिस्तान, बांग्लादेश, यहाँ पे नहीं भेज सकते आप क्योंकि गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्शंस लगाए हैं। फिर गवर्नमेंट चाहे तो और भी दूसरी ऐसी कंट्रीज के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं, राइट। और यही कुछ इंपॉर्टेंट मोटा मोटी जानकारी जो आपको याद रखना है, बाकी तो मैंने आपको एक्स्ट्रा बता दिया, बस इतना याद रखो। डीपीडीपी एक्ट 2023 में लागू हुआ। बैकग्राउंड क्या है? जस्टिस पुत्ता स्वामी केस 2017, कमिटी जस्टिस बी एन श्री कृष्णा कमिटी, आर्टिकल 21 से संबंधित। और डेटा को अपने ही देश में स्टोर करना है, डेटा फिड्यूशरी, डेटा प्रिंसिपल और डीपीबीआई, बस। अब देखो मैंने एक कंसेप्ट एज कंप्यूटिंग का और एक क्लाउड कंप्यूटिंग का यहाँ पे ऐड किया है ना, समझते हैं ऐसा क्या है। देखो क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है? क्लाउड आप एक ऐसा समझो कि एक रिमोट सर्वर हो गया, ठीक है। तो ऐसे समझो कि अभी हम अपने डेटा कहाँ? अपने ही लैपटॉप पे स्टोर करते हैं ना। ये पीपीटी मैंने बनाई है तो मैंने अपने ही लैपटॉप पे स्टोर किया। बट यार कितना मैं अपने लैपटॉप पे स्टोर करूँ? एक सर्टेन लिमिट होती है, तो मैं क्या करता हूँ, क्लाउड। तो ये क्या होता है कि एक रिमोट हमारे पास, जैसे गूगल ड्राइव हो गई, तो वे क्लाउड सर्विस सर्विस हो गई है ना। तो हम उसमें रिमोटली अपना डेटा स्टोर कर सकते हैं और जब चाहे डेटा को एक्सेस कर सकते हैं।
तो ये हम हैं, क्लाइंट है, और ये जो हमको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है जैसे कि गूगल हो गया, जिसकी गूगल ड्राइव है उस पर हमने डेटा को स्टोर कर लिया। तो ये डेटा हमसे दूर स्टोर हुआ है, रिमोटली स्टोर हुआ है, राइट। अब जब हमें इसको एक्सेस चाहिए होगा तो हम इसको रिक्वेस्ट भेजेंगे और ये भाई साहब हमें डेटा दे देंगे। तो इस पे भी एक सर्टेन टाइम लगेगा, लेट अस से टी टाइम लग रहा है ना। तो ये हो गया क्लाउड कंप्यूटिंग। अब होता क्या है कि यार डेटा को हम दूर क्यों यूज कर रहे हैं, अगर यही डिस्टेंस कम हो जाए, पास में एज, एज यानी कि बिल्कुल कोना, जैसे ये स्क्वायर है तो ये इसका एज हो गया बिल्कुल कोने में। यार जब हमको इतना जो टाइम लग रहा है, डेटा दूर इस्तेमाल हो रहा है, कहीं ये आसपास ही पे अगर स्टोर होने लगे तो हमारा तो टाइम बच जाएगा, हमें जल्दी हम डेटा को एक्सेस कर पाएंगे, जल्दी डेटा को अपलोड कर पाएंगे, राइट। तो बहुत ही सिंपल भाषा में मैंने आपको समझाया है, तो यही है एज कंप्यूटिंग, और ये क्लाउड कंप्यूटिंग से थोड़ा ज्यादा इफिशियंट होता है ना। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है, एज कंप्यूटिंग इनेबल करता है डेटा टू बी एनालाइज, प्रोसेस एंड ट्रांसफर एट द एज ऑफ द नेटवर्क। ऐसा समझो कि नेटवर्क का एक कोना है, उस पर डेटा को स्टोर करते हैं, पूरे में ना स्टोर करके हम एक कोने में स्टोर कर रहे हैं। सिंपल भाषा में ये है, मतलब कि डेटा इज एनालाइज लोकली, देखो लोकली लिखा है, रिमोटली नहीं लिखा है, लोकली ही एनालाइज होगा, क्लोजर टू वेयर इट इज स्टोर्ड, जहां पर उसको स्टोर किया गया उसी के पास में, इन रियल टाइम विदाउट लेटेंसी, यानी लेटेंसी कम हो जाएगी इसमें, ठीक है। लेकिन हमको यही क्लाउड कंप्यूटिंग में लेटेंसी देखने को मिलती है। तो बेसिक डिफरेंस यही है बिटवीन द एज कंप्यूटिंग एंड द क्लाउड कंप्यूटिंग, लाइज इन वेयर द डेटा प्रोसेसिंग टेक्स प्लेस, डेटा प्रोसेसिंग कहाँ हो रही है, बस यही तो फर्क है दोनों में। एक में रिमोटली हो रही है और एक में जहाँ पे डेटा को स्टोर किया जा रहा है वहीं पे हो रही है। Means storing and accessing data programs over the internet instead of a computer hard drive. Edge computing, on the other hand, manages the massive amount of data generated by the IoT devices by storing and processing data locally. तो ये देखो, एक locally प्रोसेस कर रहा है और एक रिमोटली कर रहा है, बस सिंपल सी बात हो गई है ना। तो एज कंप्यूटिंग में जहाँ पे डेटा स्टोर हो रहा है वहीं पे कैलकुलेशन हो रही है, सिंपल सी बात है, तो ये लोकली हो गया। क्लाउड कंप्यूटिंग में भाई डेटा कहीं और स्टोर हो रहा है और प्रोसेसिंग कहीं और हो रही है, तो भैया इनके बीच में दूरी बन गई, तो टाइम लगेगा। समझ में आई बात। बस यही है, तो यहाँ पे चीज़ें रिमोटली स्टोर हो रही हैं, तो रिमोटली और लोकली का फर्क है बस। आ जाए तो तुम लोग आराम से कर दोगे, है ना। बेसिकली एज कंप्यूटिंग थोड़ा ज़्यादा इफिशियंट है। अब ये डार्क पैटर्न है ना, तो ये देखो, ये डार्क पैटर्न मैंने क्यों ऐड किया है, देखो ये वैसे तो मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर से संबंधित है, तुम लोगों के लिए यार डार्क पैटर्न मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर, तो भैया ये कोई साइबर सिक्योरिटी से संबंधित टॉपिक नहीं है, मैंने इसलिए यहाँ पे डाला है ना। आपको पता होना चाहिए, करंट अफेयर में जाएगा। डार्क पैटर्न क्या है, सरकार ने अभी ये गाइडलाइन जारी की है डार्क पैटर्न से संबंधित। तो होती क्या है, जो ऑनलाइन कंपनियां होती है ना, आप जाओगे शॉपिंग करने तो वहां पे दिख देगा कि सेल सेल सेल, सिर्फ 5 मिनट बचा है, हरी अप हरी अप। तो वो एक फॉल्स अर्जेंसी क्रिएट करते हैं कि भैया माल तो खत्म ही होने वाला है, अभी ले लो, ऐसी सेल नहीं मिलने वाली। पर ऐसा नहीं होता है ना। तो ये एक टाइप हो गया बास्केट स्नीकिंग। क्या करेंगे, आप पहले बास्केट में आपने एक आध चीज ऐड करी, फिर वो एक दो चीज खुद से ऐड कर देंगे, फिर आपको लगे हाँ यार ये तो बढ़िया चीज है, फिर आप और ऐड करोगे और ऐड करोगे, ऐसे करके लालच देते जाएंगे। तो ये डार्क पैटर्न है। तो ये ई कॉमर्स साइट से संबंधित है ना। ई कॉमर्स वाली जो कंपनियां होती है ना, वो कस्टमर को कैसे फंसाती हैं कि आप और ज्यादा से ज्यादा सामान ले लो, है ना। कंफर्म शिपिंग की, शेमिंग कि अरे बाकी लोग तो ये ले रहे हैं, बाकी लोग गुची खरीद रहे हैं, प्राडा खरीद रहे हैं, और आप तो भाई ये क्या सिंपल से कपड़े खरीद रहे हो, अच्छा वाला लो, तो आपको शेम और गिल्ट वो दिलवाएंगे। फोर्स्ड एक्शन कि नहीं अब आप ये लो, लेनी पड़ेगा, ड्रिप प्राइसिंग, तो सब टाइप्स हैं। बस आपको करना क्या है, आप समझ गए डार्क पैटर्न क्या होता है। और ऑफ कोर्स यहाँ पे कंज्यूमर हार्म हो रहा है, इसलिए मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर, और फुल फॉर्म तो यार याद ही रखो, मिनिस्ट्री कंज्यूमर अफेयर फूड और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन एक साथ आता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि मिनिस्ट्री ऑफ फूड लिख दो तो आप कंफ्यूज अगर मिनिस्ट्री ऑफ फूड लिख दिया। तीनों एक ही हैं, एक ही मिनिस्ट्री है, तीनों एक ही के अंदर आती हैं। तो डार्क पैटर्न ई कॉमर्स से संबंधित है, यहाँ पे कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करना है। और बस ये नाम याद रखो, ठीक है, साइबर सिक्योरिटी से संबंधित नहीं है, डार्क पैटर्न से संबंधित, तो आ जाए तो घबराना नहीं है। फॉल्स अर्जेंसी, बास्केट स्नीकिंग, स्नीकिंग मतलब चुपके चुपके देखना, कंफर्म शेमिंग, फोर्स्ड एक्शन, सब्सक्रिप्शन ट्रैप कि भैया सब्सक्रिप्शन ले लो अभी, 3 महीने का मिल जाएगा एक साथ, फिर नहीं मिलने वाला, इस टाइप से। इंटरफेस इंटरफेरेंस, बेट एंड स्विच, ड्रिप प्राइसिंग, डिस्टिंग्विश्ड एडवर्टीजमेंट, नेगिंग, ट्रिक क्वेश्चन, सास बिलिंग एंड रोग मालवेयर। तो ये बस नाम याद रखो, इंपॉर्टेंट तो देखो यार, ये और ये हो गया, बस इतना होता है, ये 3 नाम याद रख लो ना, एक दो और ये तीन, काम बन जाएगा तुम्हारा। ये साइबर सिक्योरिटी नहीं है, इतना याद रखना है, साइबर सिक्योरिटी नहीं है ये।
पेगासिस, अब भाई साहब पेगासिस ने जो हाहाकार मचाया था एक टाइम पे। ठीक है, तो आप सबको कंट्रोवर्सी पता ही होगी कि भाई ओपोजिशन एलिगेशन लगाया सत्ता की सरकार के ऊपर कि भाई आप लोग ने हमारे मोबाइल पे ये पेगासिस स्पाईवेयर इंस्टॉल कर दिया और हम लोग की जानकारी सब इकट्ठी कर रहे हो। तो पेगासिस के बारे में जान लेते हैं कि स्पाईवेयर है, स्पाई करने वाला सॉफ्टवेयर है। ठीक है, स्पाई करने वाला सॉफ्टवेयर किसने बनाया है? एक इसराइल की एनएसओ ग्रुप के द्वारा बनाया गया है, जो मोबाइल सर्वेलेंस सर्वेलेंस यानी निगरानी का काम करता है, जीरो क्लिक पे काम करता है। जीरो क्लिक यानी आपके पास ये मैसेज आएगा और आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, वो आपके सिस्टम को हैक कर लेगा, खुद से ही सारी जानकारी इकट्ठी कर लेगा, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, कोई क्लिक की रिक्वायरमेंट नहीं, इसलिए जीरो क्लिक। ठीक है, ये सिंपल था पेगासस। बात कर लेते हैं आईटीयू की, इंटरनेशनल लेवल की एक बॉडी है ना। क्यों बात करें? क्योंकि एक रिपोर्ट जारी करता है, वो हम आगे देखेंगे। ठीक है, आईटीयू मतलब इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन। हेडक्वार्टर कहाँ है? अभी इनका हेडक्वार्टर है जिनेवा स्विट्जरलैंड में। बनी कब? 1865, फ्रांस पेरिस में बनी। और पहले इनका नाम था इंटरनेशनल टेलीग्राफ यूनियन। ठीक है, एक स्पेशलाइज एजेंसी है यूएन की, 1947। अब ये डेटा आपको याद रखना है, मैं तो जल्दी जल्दी बता दे रहा हूँ, पर आपको याद रखना आईटीयू का फुल फॉर्म क्या है। जिनेवा में हेडक्वार्टर है, पेरिस फ्रांस 1865 में बनी है। और इंटरनेशनल टेलीग्राफ यूनियन पहले इसका नाम था, और स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूएन की, याद रखना 1947 से। अब ये देखो, करंट अफेयर्स हम कुछ कुछ डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट, कि इंडिया ने टीयर 1 स्टेटस अचीव किया है ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स। अब मैं क्यों बता रहा था आईटीयू को, समझ जाओ। ये जो रिपोर्ट है ना, ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स, ये जारी करते हैं अपने आईटीयू भाई साहब। तो इनकी जो 2024 की रिपोर्ट आई है, पीआईबी का मैंने कटिंग उठाई है। ठीक है, तो सरकारी डेटा है ये। तो पीआईबी की कटिंग में क्या होता है कि इंडिया ने टीयर 1 स्टेटस अचीव कर लिया है। बहुत अच्छा स्टेटस होता है ये। ठीक है, और जो हमारे मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन है, कौन है ये भी याद रखो, ज्योतिरादित्य सिंधिया। मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन जो है ज्योतिरादित्य सिंधिया, उन्होंने बताया कि इंडिया ने 98.49 का टारगेट अचीव किया है। 98.49 आउट ऑफ 100। ठीक है, और रोल मॉडल बन चुका है इंडिया, देख रहे हो तुम लोग, रोल मॉडल बन गया है। टीयर 1 स्टेटस, 5th एडिशन में ना। तो सिंपल है कि आईटीयू के द्वारा कौन सी रिपोर्ट जारी की जाती है? ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स। इंडिया ने क्या स्टेटस अचीव किया है? टीयर 1 स्टेटस अचीव किया है। बस इतना याद रखना है। और स्कोर क्या रहा है? 98.49। याद रहे तो अच्छी बात है, हालांकि 98 समथिंग कुछ है, इतना याद रखो तो भी काम बन जाएगा। ऑपरेशन ऑक्टोपस क्या है भैया? ये ऑपरेशन ऑक्टोपस, तो ऑपरेशन ऑक्टोपस एक साइबर फ्रॉड को पकड़ने के लिए, साइबर क्राइम को टैकल करने के लिए हैदराबाद पुलिस यानी तेलंगाना पुलिस के द्वारा कंडक्ट किया गया ऑपरेशन है। हैदराबाद साइबर पुलिस ऑन द मल्टीपल रेड्स इन अ 10 डे स्पेशल ऑपरेशंस कोड नेम्ड ऑपरेशन ऑक्टोपस एंड अरेस्टेड 104 अक्यूज, ब्ला ब्ला ब्ला। आपको पता ही है क्या क्या लिखा हुआ है। सिंपल, हमारे कुछ पेपर में क्या काम आने वाला है कि भैया ये हैदराबाद साइबर पुलिस के द्वारा किया गया एक ऑपरेशन है। सिंपल। वैसे ही एक ऑपरेशन है, ऑपरेशन साई हॉक। साई मतलब समझ रहे हो? साइबर, साइबर हॉक किसने किया है? तो अपनी दिल्ली पुलिस ने किया है। बस इतना ही याद रखो, ये न्यूज़पेपर से उठाया है मैंने। ठीक है, तुम लोग देख रहे हो, न्यूज़पेपर में आई हुई चीजें हैं, ज्यादा पुरानी नहीं है। ये देखो, बस इतना ही याद रखना है। क्या है साई हॉक? दिल्ली पुलिस के द्वारा किया गया एक ऑपरेशन है साइबर क्राइम को टैकल करने के लिए। वैसे ही ऑपरेशन ऑक्टोपस है हमारा, है ना। फिर सीबीआई ने अरेस्ट किए हैं लोगों को, डिजिटल अरेस्ट। अब मैं ये न्यूज तो क्या ही दूं, आपको तो पता ही है। इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं बताने वाला हूँ कि भाई डिजिटल अरेस्ट क्या होता है, हम वो डिस्कस करें। तो डिजिटल अरेस्ट तो मुझे लगता है सबको ही पता होगा कि इतना डिजिटल अरेस्ट हो रहा था बीच में। इसकी मोडस ऑपरेंडी यानी प्रोसेस क्या होती है कि सामने वाला व्यक्ति आपको वीडियो कॉल करेगा, वो कोई एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट या एनफोर्समेंट ऑफिसर बन के आया कि भैया मैं पुलिस वाला हूँ, मैं ईडी वाला हूँ, मैं कस्टम्स वाला हूँ, और आपको डराएगा धमकाएगा कि आपने ये कांड किया है, आपको इस केस में पकड़ा जाता है। किसी भी प्रकार से आपको डराएगा, आपके अंदर एक फियर इंस्टिल कर देगा, और फिर आपको बोले कि भाई इससे बचना है तो आपको इतना इतना पैसा ऐसे ऐसी जगह पे ऐसे ऐसे समय पे ये देना होगा। तो ऐसे करके आपके साथ क्राइम करवाते हैं। ठीक है, तो वही लिखा है यहाँ पे, फ्रॉडस्टर पोज एज लॉ एनफोर्समेंट ऑफिशियल सच एज पुलिस, ईडी, सीबीआई अमंग्स अदर्स, एंड मैनिपुलेट देम इनटू बिलीविंग दैट दे हैव कमिटेड सम क्राइम। और उनको ऐसे मैनिपुलेट कर देंगे भैया तुमने कुछ क्राइम कर दिया है, तो वो डर के बेचारे पैसे देते हैं। तो ये है डिजिटल अरेस्ट। डिजिटल तरीके से आपको अरेस्ट कर लिया गया है। अब जल्दी से हमने जो चीजें देखी है वही हम थोड़े से यहाँ पे ग्राफिक्स के फॉर्म में देख लेते हैं। साइबर सिक्योरिटी है ना, कि किसी भी टेक्नोलॉजी या मेजर्स और प्रैक्टिस को बोलते हैं जिससे हमारे साइबर अटैक से हमको बचना है ना। तो प्रिवेंटिंग साइबर अटैक, सिंपल सी बात है। साइबर अटैक्स देख लेते कौन कौन। फिशिंग अटैक्स है ना, फिशिंग क्या होता है?
वो आपको क्या करेंगे, मेल करेंगे, मैसेज करेंगे, और ऐसे बनेंगे जैसे कि आपके आपके कुछ पहचान वाले लोग हों, और आपका दिल जीतेंगे वो बेसिकली फिशिंग में। और बोलेंगे कि आप इसको क्लिक करो, और आपने लिंक को वहां पे क्लिक किया, और वहीं पे गेम खत्म हो जाएगा। फिशिंग के लिए आप लोगों ने एक वेब सीरीज देखी होगी है ना, जमतारा नाम की। तो उसमें जो कॉल करते हैं वो लोगों को फंसाते हैं कि आपको इतनी की लॉटरी लगी है, आपको लिंक भेजेंगे, इतना पैसा आपको देना है। ये क्या है, एक प्रकार से जमतारा है, जो कि झारखंड में ये तो हब बन चुका था। यही फिशिंग है ना। मैन इन दी मिडिल अटैक हो गया, सब नाम याद रखो, नाम दे देगा और पूछेगा क्या है, बस आपको ज़्यादा डिटेल नहीं। डॉस हो गया, तो डॉस में क्या होता है, डेनाइल ऑफ सर्विस अटैक। तो उसमें क्या होता है कि हमारी जो वेबसाइट होती है, ईमेल होता है, तो वो इतना स्पैम करते हैं या फिर इतनी ज़्यादा एक साथ सर्वर में रिक्वेस्ट भेजते हैं कि हमारा जो नेटवर्क होता है वो रेस्पॉन्ड ही नहीं कर पाता है, तो हम सर्विस ही एक्सेस नहीं कर पाते हैं। इसलिए इसको डॉस बोलते हैं, डेनायल ऑफ सर्विस। आपको वो सर्विस डिनाई कर दी जाएगी। ठीक है, इसको डॉस बोलते हैं। इसमें क्या कर रहे हैं, आपके नेटवर्क को सेचुरेट कर देंगे वो इतनी सारी रिक्वेस्ट के साथ कि आप सर्विस को एक्सेस ही नहीं कर पाओगे। फिर ब्रूट फोर्स अटैक हो गया, स्पाईवेयर एंड की लॉगर हो गया। तो स्पाईवेयर तो हमने ऑलरेडी देख लिया है, पेगासस का एग्जांपल देखा अभी हमने, राइट। और की लॉगर तो देखो यार, की लॉगर क्या होता है, की लॉगर में क्या होता है, जैसे हम कीबोर्ड होता है, हमारी ये कीबोर्ड की बटनें होती हैं, हम कीबोर्ड की बटनें दबाते हैं ना, तो ये एक ऐसा वायरस हमारे सिस्टम में एंटर कर जाता है कि जो हम बटनें दबाएंगे ना वो उसको रिकॉर्ड करते जाएगा। कि तो इससे क्या होगा कि आपका लेटेस्ट से कोई इंपॉर्टेंट बैंक में पैसे पड़े हुए हैं और आपने पासवर्ड डाला, तो वो पासवर्ड रीड कर लेगा, और भी जो भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होगी वो सब रीड करते जाएगा, जैसे जैसे आप कीबोर्ड के बटनों को जाओगे। इसलिए नाम है की लॉगर, की में आप जो भी लॉक कर रहे हो डेटा वो उसको रिकॉर्ड करते जाएगा, की लॉगर। मालवेयर अटैक हमने देख लिया है क्या होता है, एसक्यूएल इंजेक्शन वगैरह, क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग वगैरह, ये सारी चीजें, वायरस वगैरह। वायरस के बारे में थोड़ा सा हम और डिटेल में देखेंगे जब हम एमसीक्यू करेंगे, मैंने वहां पे इसमें इसके लिए स्पेशल कंटेंट लाया हूँ आपके लिए। ठीक है, देखो यार, वीडियो में बने रहो, मैं बहुत कंटेंट बहुत डिटेल में जरूर दे रहा हूँ, बट मैं बहुत क्रिस्प में पहले आप लोग को समझा देता हूँ। और मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपने वीडियो ढंग से देखा भी है ना, तो जो मैं बोल रहा हूँ ना ये चीज़ आपके दिमाग में रहेगी, और जब क्वेश्चन आएगा तो आप अच्छे से सॉल्व कर पाओगे। यदि आप अभी ढंग से नहीं देखोगे ना वीडियो, क्योंकि देखो मैं समझता हूँ इंटरनल सिक्योरिटी थोड़ा सा बोरिंग टॉपिक तो है, पर यार कुछ नहीं कर सकते तुम, 50 मार्क्स का कंटेंट यहाँ से आएगा। 50 मार्क्स के लिए आपको सीरियस होना पड़ेगा, है ना। अगर 600 मार्क्स से 50 का यहाँ से आ रहा है तो यार बहुत इंपॉर्टेंट है ना। और अगर आप सीरियस एस आई एस्पिरेंट हो तो ऑफ कोर्स यू हैव टू लिसन, यू हैव टू थिंक एंड यू हैव टू आंसर एवरीथिंग। जो भी मैं आपसे पूछूंगा आपके भले के लिए कंटेंट बना रहा हूँ, मैं खुद भी एक एस्पिरेंट हूँ, बट मैं मेहनत कर रहा हूँ ताकि आप लोग के लिए आसानी हो सके। कंसेप्ट जितना इजी तरीके से हो सके मैं आपको समझा रहा हूँ, है ना, ताकि आपको रटना ना पड़े। ऑफ कोर्स कुछ चीजें हैं जो हमें रटनी ही पड़ेंगी, उसका कोई इलाज नहीं है, देखो है ना, हम एग्जाम देने आए हैं तो कुछ चीज तो रटनी पड़ेंगी। बट जितना हो सके मैं कम करने की कोशिश तो कर रहा हूँ ना आपके लिए, तो आप उस चीज को भी प्लीज ध्यान में रखो, है ना। कॉमन साइबर सिक्योरिटी मिथ्स, तो यार देखो मिथ्स वगैरह वही है कि स्ट्रॉन्ग पासवर्ड से चीजें प्रोटेक्ट हो जाएंगी, ऐसा कुछ नहीं है। साइबर सिक्योरिटीज रिस्क सबको पता है, सबको पता नहीं होते हैं। साइबर वेक्टर्स आर कंटेन्ड, ऐसा कुछ नहीं है कि जितने भी साइबर अटैक्स वगैरह होते हैं, जो भी सोर्सेज होते हैं उसको कंटेन कर लिया गया। तो बहुत सिंपल सिंपल चीजें की हमारे काम की नहीं है यहाँ पे। साइबर वॉरफेयर हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, कैसे जो स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर्स होते हैं, एक पर्टिकुलर स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर के अगेंस्ट वे साइबर वॉरफेयर वॉर छेड़ देते हैं, है ना। ये ऑपरेशन सिंदूर में भी हमने चीजें देखी। साइबर थ्रेट के एक्टर्स कौन कौन साइबर थ्रेट क्रिएट करते हैं, नेशन कंट्री कर सकती है, यूएसए और इसराइल जैसे ईरान के ऊपर अटैक करते हैं। चाइना इंडिया के ऊपर कॉन्स्टेंटली अटैक करता रहता है। अभी जो एम्स में अटैक हुए थे साइबर अटैक्स, वो क्या है, वो चाइना की ये हैकिंग टीम ने किया था। साइबर क्रिमिनल्स हो गए, हैक्टिविस्ट, हैक्टिविस्ट का क्या, हैक्टिविस्ट इसमें दो टर्म आ रही देखो, हैकर और एक्टिविस्ट ना। तो ये क्या करेंगे, सिस्टम हैक करेंगे, लेकिन अपने कोई भी पॉलिटिकल एजेंडा और जो भी एक्टिविज्म होता है ना उसको प्रमोट करने के लिए, लेटर से कोई ग्रुप किसी चीज के लिए प्रोटेस्ट कर रहा है तो वो क्या करेंगे, सिस्टम हैक करेंगे और उसी प्रकार के नारे और उसी प्रकार की आइडियोलॉजी को उससे फैलाने की कोशिश करेंगे। ये सिंपल हो जाएगा। फिर टेररिस्ट ग्रुप्स, थ्रिल सीकर्स। और थ्रिल सीकर्स मतलब टाइम पास वाले लोग हैं, टेकी लोग हैं, बस इनको मजे करने हैं। इनसाइडर थ्रेट, अब भाई इनसाइडर थ्रेट क्या है, देखो एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसका एक खुफिया डेटा है ना। अब उनका एक एम्प्लॉय है, उन्होंने अपने एम्प्लॉय को भैया एक्सेस दिया कि तुम्हारे पास ही ईमेल आईडी पासवर्ड है, तुम एक्सेस कर सकते हो। अब इन भाई साहब ने इस इंफॉर्मेशन का यूज करके किसी दूसरी कंपनी को दे दिया, या फिर उसका उसको इस्तेमाल करते हुए इन्होंने स्टॉक्स मार्केट वगैरह प्राइस थोड़े से प्रेडिक्ट कर लिए और उससे खूब सारा पैसा बना लिया, तो इनसाइडर थ्रेट कहलाता है। ठीक है, मोटिवेशन बहुत सारे हो सकते हैं, हमें ज़्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे।
रिसेंट मेजर साइबर अटैक्स देखो, WannaCry आएगा ही आएगा, है ना। रैंसमवेयर, रैंसम मतलब फिरौती, वेयर मतलब सॉफ्टवेयर, 2017 याद रखो। कैम्ब्रिज एनालिटिका, ये भी याद रखना, डेटा ब्रीच, बहुत बड़ा डेटा ब्रीच था ये। तो ईयर्स भी आप लोग याद रखोगे, बहुत इंपॉर्टेंट वाले यहाँ पे लिखे हैं। WannaCry 2017, कैम्ब्रिज एनालिटिका केस 2018। और ये SBI का डेटा लीक हुआ था 9 मिलियन प्लस कार्ड होल्डर्स का, तो ये भी याद रखो। फिर क्या रेगुलेशंस लिए जा रहे हैं? तो यार इंटरनेशनल लेवल पे देखो, हमने ऑलरेडी कुछ कुछ चीज डिस्कस की हुई है, जैसे बुदापेस्ट कन्वेंशन साइबर क्राइम का, इंडिया इज नॉट अ सिग्नेटरी, और 2001 का है ये, तो याद रख लो। हमने बस ये डिस्कस नहीं किया था कि 2001 का है ना, तो इसको ऐड कर लेना। फिर बाकी चीजें काम की नहीं है, छोड़ो। फिर IT एक्ट 2000 सेक्शन वगैरह छोड़ो। नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी 2013, नेशनल साइबर सिक्योरिटी स्ट्रेटजी, ये याद रखो, ये हमने अभी डिस्कस नहीं किया था, है ना। साइबर सुरक्षित भारत इनिशिएटिव, ओके। I4C फुल फॉर्म याद करो इसका जल्दी से। इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, क्या है I4C? 4C, 4I नहीं है, 4C है, ये याद रखना, इसके साथ है ये। इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, सर्टेन, देखो ये आ गया। फुल फॉर्म क्या है? कंप्यूटर इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम, कंप्यूटर इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम इंडिया, रट लो इसको। ठीक है, इससे पहले हमने NCIIPC का भी देखा था, रिकॉल करो क्या है फुल फॉर्म। नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर, सर्टेन का याद करो जल्दी से। क्या है सर्टेन का, बताओ जल्दी से। यस। फिर I4C क्या है, बताओ जल्दी से। ठीक है, तो इसी प्रकार से चीजें याद करते चलो। फिर WEF, तो WEF के द्वारा ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी आउटलुक, अब मैंने ये इन्फॉर्मेशन क्यों दी है देखो। ITU जो रिपोर्ट जारी करता है वो है ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स, और WEF जो जारी कर रहा है वो है ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी आउटलुक। तो भैया कंफ्यूज हो जाएंगे अपन, तो ऐसे याद रखो। जो ITU है इसमें आई आ रहा है, तो यहाँ पे भी आई आ रहा है। हो गया ना सॉल्व? क्यों टेंशन ले रहे हो, बस मस्त रहो। ITU ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स, तो बचा कौन सा? WEF ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी आउटलुक। थोड़ा सा WEF के बारे में जान लेते हैं। WEF का हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। 1971 में क्लॉस श्वाब जो कि एक जर्मन प्रोफेसर है, इनके द्वारा इसको चालू किया गया था। वैसे ही है, इतना याद रखो, क्लॉस श्वाब 1971। ठीक है, और मैंने यही इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी हुई है कि IT के द्वारा ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स लाते हैं, ताकि आप लोग कंफ्यूज ना हो। करंट फ्रेमवर्क क्या है, ऑलरेडी हम डिस्कस कर लिए हैं, जल्दी से देख लेते हैं। तो कानूनी तौर पे क्या मेजर्स लिए गए? IT एक्ट 2000 का है, और अपने पास DPDP एक्ट 2023 डिस्कस कर चुके हैं। सर्टेन है हमारे पास इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क के रूप में। इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम, ओके। NCIIPC ऑलरेडी देख चुके हैं, नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर। I4C इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, साइबर स्वच्छता केंद्र, याद है। बॉटनेट कैसे क्लीन करेंगे हम, मालवेयर कैसे क्लीन करेंगे, वही है यहाँ पर, थोड़ा याद रखो। नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी 2013 की है, और भारत नेशनल साइबर सिक्योरिटी एक्सरसाइज, भाई साहब हम एक्सरसाइज भी कर रहे हैं। भारत नेशनल साइबर सिक्योरिटी एक्सरसाइज, रटो इसको। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे कुछ कुछ जानकारी है जो बहुत सारी तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। मालवेयर क्या होता है? मलिशियस सॉफ्टवेयर, है ना, वही लिखा है, हम डिस्कस कर चुके हैं। फिशिंग में क्या होता है कि आपको बोलेंगे भाई ये लिंक पे आप क्लिक करो, ये वेबसाइट को आप विजिट करो, आपको इतना पैसा मिलेगा, किसी भी तरीके से आपको फंसाने की कोशिश करेंगे, ताकि आप, और एक बार उनका भरोसा, उनका उन्होंने आपका भरोसा जीत लिया, फिर आपको वो पैसे ऐंठ लेंगे। रैंसम वेयर, फिरौती मांगेंगे, हमने ऑलरेडी देख लिया है ना, WannaCry में। DDoS, डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक, तो ओवरवेलम्स अ सिस्टम विद द फ्लड ऑफ ट्रैफिक, मतलब इतनी ज्यादा आपके नेटवर्क में रिक्वेस्ट भेजेंगे, आपका सिस्टम काम ही नहीं करेगा। मैन इन द मिडिल हो गया, दे इंटरसेप्ट एंड पोटेंशियली ऑल्टर्स कम्युनिकेशन बिटवीन टू पार्टी, तो दो पार्टी बातचीत कर रहे हैं, उसको इंटरसेप्ट कर लिया। बात सुनने, जैसे पुलिस नहीं होता है, दो जब क्रिमिनल होता है किसी से बात कर रहा होता है, तो कॉल को इंटरसेप्ट करते हैं, तो उसी प्रकार का है। मैन इन द मिडिल, बीच में एक आदमी तीसरा आ गया। SQL इंजेक्शन, ये नाम याद रखो। जीरो डे एक्सप्लॉइट्स, जीरो डे एक्सप्लॉइट समझ रहे हो, बिना कोई क्लिक के यहाँ पर चीजें, वल्नरेबिलिटी को पता करके बस एक्सप्लॉइट कर ली जाएंगी, जैसे कि हमारा पिगैसेस में हुआ है। फिर सोशल इंजीनियरिंग, इसमें क्या होता है कि एक इंडिविजुअल को मैनिपुलेट करके उसकी जो पर्सनल और सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होती है वो निकाली जाएगी, है ना, ये देखो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन, डिसेप्शन, है ना, उसको प्यार में फंसाया जा सकता है, या फिर किसी प्रकार से उसका दिल जीता जाएगा और उसको उससे क्रिटिकल इंफॉर्मेशन निकाली जाएगी।
और इसमें लिखा नहीं है, बट इसमें एक तरीका और होता है कि जो लोगों की सोशल मीडिया वेबसाइट होती है, लोग आजकल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अपनी इतनी पर्सनल इंफॉर्मेशन रखे हुए हैं कि ये जो फ्रॉडस्टर होते हैं वहां से सारी इंफॉर्मेशन निकाल लेते हैं। तो यही हो गया सोशल इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग समझ रहे हो? इंजीनियरिंग हम क्या करते हैं, चीज़ों को समझते हैं, एनालाइज करते हैं ना, और फिर उस हिसाब से चीज़ों को मैनिपुलेट करते हैं जरूरत के हिसाब से। वैसे ही यहाँ पे जरूरत के हिसाब से लोगों को मैनिपुलेट किया जाता है ताकि वे अपनी क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन लोगों को दे दें। समझ गए सोशल इंजीनियरिंग क्या है? बिल्कुल। इनसाइडर थ्रेट ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। एपीटी कुछ काम का नहीं है, छोड़ो। क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग बस नाम याद रखो, ये सब कुछ होता है। क्रेडेंशियल स्टफिंग छोड़ो। आईओटी थ्रेट, जो आईओटी डिवाइसेस होते हैं उसके माध्यम से इसमें आ जाती हैं ये चीज़ें। क्रिप्टो जैकिंग हो गया। तो इसमें क्या होता है कि यूज ऑफ अ कंप्यूटर रिसोर्स फॉर क्रिप्टो करेंसी माइनिंग, स्लो डाउन सिस्टम, कंज्यूम एनर्जी विदाउट यूजर्स कंसेंट। क्रिप्टो जैकिंग में क्रिप्टो करेंसी के लिए, क्रिप्टो करेंसी की माइनिंग के लिए ना सिस्टम हमारा स्लो हो जाता है। बेसिकली हमको पता भी नहीं है और वो हमारे सिस्टम से वो एनर्जी यूज है, क्योंकि ये जो क्रिप्टो करेंसी माइनिंग होती है इससे बहुत ज़्यादा पावर की जरूरत पड़ती है। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है, वाईफाई ईव्सड्रॉपिंग। तो ये टर्म्स याद रखो, देखो ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, बस इतना याद रखो। ये टर्म्स होती हैं, मैन इन द मिडिल हो गया। तो डॉस इंपॉर्टेंट है, रैंसमवेयर फिशिंग इंपॉर्टेंट है, मेलवेयर इंपॉर्टेंट है, और सोशल इंजीनियरिंग हो गया, जीरो डे एक्सप्लॉइट हो गया, ये याद रखो बस। बाकी बस याद रखो कि ये डेटा साइबर सिक्योरिटी संबंधित, साइबर सिक्योरिटी से संबंधित क्या नहीं है, डार्क पैटर्न्स नहीं है, बस इतना याद रखो। ये नहीं है, ये मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर, फूड एंड पब्लिक डिपार्टमेंट से संबंधित है, बस इतना याद रखो। बाकी सब साइबर सिक्योरिटी है ना। तो टाइप्स ऑफ फ्रॉड्स, तो एक पिग वॉचिंग, तो ये पीआईबी का डेटा है, कुछ कुछ नई नई टर्म्स आती रहती हैं, क्योंकि यार देखो ये जो डिजिटल वाली चीजें हैं ना, डिजिटल फ्रॉड वाली चीजें, दे इवॉल्व एवरी सिंगल मिनट। और इसलिए जो भी साइबर पुलिस होती है, दे हैव टू बी ऑन देयर टोज, यानी कि उनको हमेशा रेडी रहना पड़ता है। क्रिमिनल से एक कदम आगे होने के लिए उनको अपने आप को कॉन्टिन्यूसली स्किल करना पड़ता है। वी नो कितनी ही हमारी पुलिस स्किलिंग करती है, रीस्किलिंग करती है, दैट्स व्हाई वी सी रेगुलर केसेस होते रहते हैं। इनफैक्ट रिसेंट में मेरे रिलेटिव के साथ भी हुआ है, लाइक एक एपी के फाइल निमंत्रण के नाम से आई है, एंड उन्होंने उसको क्लिक कर लिया कि एक ट्रस्टेड सोर्स से आई थी। हालांकि वो जो ट्रस्टेड सोर्स था उनके कंप्यूटर से मोबाइल को हैक करके उनके सभी कॉन्टेक्ट्स को एक्सेस कर लिया गया और सबको ये फाइल भेज दी गई। और उन्होंने इसको सोचा कि भाई निमंत्रण आया, क्लिक किया और 1 लाख का है वो एक क्लिक में। तो दिस काइंड ऑफ थिंग्स हैपन, ओके। तो आपको थोड़ा सा अवेयर रहिए, जो भी थोड़ा बहुत न्यूज़पेपर पढ़िए, जानकारी रखिए, ताकि आपके साथ ऐसा ना हो। तो एक बुचड़े में क्या है, सिंपल है, बस आपको आपके साथ प्यार की मोहब्बती की बातें करेंगे, आपको फंसाएंगे और किसी प्रकार से आपकी क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन निकलवा लेंगे, और एक बार आपकी इन्फॉर्मेशन मिल गई, बुचड़े, बस आपका पैसा लूट के भाग जाएंगे। फैंटम हैकिंग, इसमें क्या करेंगे कि वो बोलेंगे कि हम कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, या फिर हम कंपनी के टेक सपोर्ट की तरफ से आए हैं, हम आपका सिस्टम को ये इम्प्रूव करना है, उसके लिए आप हमको ये जानकारी दो, इस टाइप से। ऑनलाइन बैटिंग गैम्बलिंग, तो उसमें बोल देंगे भाई आप गैम्बलिंग करो, 10 रुपए में आप 10 लाख जीत सकते हो, इस टाइप की कुछ कुछ चीज़ें। लोग वहां पे जाएंगे, अपना डेटा वगैरह मांगेंगे, वो बोलेंगे अगर आपको पैसा रिडीम करना है तो जानकारी दो, आप जानकारी दोगे बस पैसा निकल जाएगा। इंस्टेंट लोन है, वही आपको तुरंत लोन मिल जाएगा, वहां पे जाके कुछ कुछ जानकारी आपसे मांगेंगे और उससे फिर आपका पैसा निकल जाएगा। ये सोर्स देखो कौन है, ईडी। ईडी याद है कौन सी डिपार्टमेंट के अंदर आता है, मिनिस्ट्री के अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, है ना, याद रखना ये। फिर स्पूफिंग होती है टेक्निक, इसमें भी वही होता है, ट्रस्टेड सोर्स बनते हैं और पैसे निकाल लेते हैं। फिर जो न्यू, ये पीआईबी का डेटा है, इसमें गवर्नमेंट ने बताया कि नए नए तरीके कौन से हैं साइबर क्राइम्स में, डी फेक्स। डी फेक तो यार देखो ऐसा हो गया कि लाइक किसी का भी किसी के ऊपर फेस लगा देते हैं और कैसी भी अभद्र फोटो वीडियोस बना देते हैं, तो वही डी फेक है, और उनको फिर ब्लैकमेल किया जा सकता है। ये चीजें हैं, है ना। फिशिंग हो गया, ऑलरेडी हमने डिस्कस किया हुआ है। यूपीआई के माध्यम से भी कैसे लोगों को फ्रॉड कर लिया जाता है, लिंक भेज देंगे कि आप ये पेमेंट कर दो, और फिर उससे एक बार एक्सेस मिल गया तो फिर उसको भी हैक कर लेते हैं। तो इसी सब से बचने के लिए डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम ने फाइनेंशियल फ्रॉड रिस्क इंडिकेटर जारी किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है, ठीक है, अभी तक तो हम सब चीज़ें ऐसी पढ़ रहे थे, सिंपल सिंपल सी, ये इंपॉर्टेंट है। तो डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम, किसके द्वारा, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम के द्वारा फाइनेंशियल फ्रॉड रिस्क इंडिकेटर जारी किया गया है। ये चीज़ों को 3 कैटेगरी में डिवाइड करता है, मीडियम रिस्क, हाई रिस्क और वेरी हाई रिस्क, है ना, ये याद रखना। डिपार्टमेंट टेलीकॉम, फाइनेंशियल फ्रॉड रिस्क इंडिकेटर, मीडियम, हाई, वेरी हाई। फिर ऑनलाइन बैटिंग ऐप के माध्यम से कैसे हो रहा है वो हमने ऑलरेडी देख लिया है।
चीजें देखो अब रिपीट ही होंगी, क्योंकि कंसेप्ट ज्यादा नहीं है इसमें, थोड़ी बहुत ही चीजें समझने की, बस आपको वही याद रखना है। ठीक है। यहाँ पे कुछ कुछ चीजें हैं, देखो आईटी एक्ट 2000, ठीक है, डीपीडीपी एक्ट 2023 हमने ऑलरेडी देख लिया है, साइबर लॉज इन इंडिया, ठीक है, साइबर हाइजीन मतलब वही साइबर स्वच्छता केंद्र वगैरह, ध्यान रखो। जोग्राफिकल हॉटस्पॉट जहाँ से होते हैं, जैसे बहुत सारी जगह दी है, एक मैंने हाईलाइट किया जमतारा है ना, ये देखो ये लिखा हुआ है, पीआईबी के डेटा में लिखा हुआ है, तो कितना इंपॉर्टेंट एरिया है, देखो अहमदाबाद, हैदराबाद, चंडीगढ़, विशाखापट्टनम, यार हर जगह ही हो रहा है अब तो। फिर इसी को रोकने के लिए JCCT बनाई गई है, JCCT। इसके अंदर I4C, इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर के अंदर JCCT यानी जॉइंट साइबर कोऑर्डिनेशन टीम। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ये देखो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर और MeitY दोनों मिलके काम कर रहे हैं ना, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसका फुल फॉर्म याद रखना। समन्वय पोर्टल, समन्वय पोर्टल कुछ नहीं है, इसमें साइबर फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन के लिए एक पोर्टल बनाया गया है। इसमें क्या होगा, समन्वय रहेगा सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, तो स्टेट गवर्नमेंट की साइबर पुलिस अपना डेटा डालेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट अपना डेटा डालेगी, उससे पता चल जाएगा कि भाई दोनों जब कोऑर्डिनेशन में काम करेंगे कि कौन क्रिमिनल्स हैं, तो उसको इन्वेस्टिगेट करना ज़्यादा आसान हो पाएगा, और यहाँ पे सारी डेटा एनालिटिक्स की चीज़ें इस्तेमाल की जाएंगी, है ना। तो इसलिए इसका नाम है समन्वय। Providing analytics based interstate linkage of criminals and crimes. It is Pratibimb, that is reflection. Module maps locations of the criminals and the crime infrastructure, giving officers actionable visibility. So far ये हमारे काम का नहीं है, कितने अरेस्ट हो गए, बस हमको ये बताओ भाई, समन्वय पोर्टल, समन्वय समझ जाओ, हिंदी में जो मतलब होता है वही है यहाँ पे, साइबर फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन से। सहयोग पोर्टल, तो ये बहुत भाई कंट्रोवर्सी में भी रहा है रिसेंट में, हालांकि हमें उस पर नहीं जाना है, हमें देखना है बस कि ये क्या है कि ऑनलाइन अगर किसी भी प्रकार की अनलॉफुल, अनलॉफुल अभी ये डिफाइन नहीं है अनलॉफुल क्या होता है, तो किसी प्रकार का अनलॉफुल कंटेंट ऑनलाइन रहेगा तो ऑटोमेटिकली ये देखो, ऑटोमेटेड एक नोटिस जाएगा इंटरमीडियरी को, यानी अगर ट्विटर पे कोई ऐसा कंटेंट पड़ा हुआ है तो ट्विटर को चला जाएगा, अगर व्हाट्सएप पे पड़ा हुआ है तो व्हाट्सएप को चला जाएगा कि भैया आप स्विफ्ट एक्शन नहीं, जल्दी से एक्शन लो इसके खिलाफ, है ना। तो ये है बस। साइबर सिक्योरिटी एक्सरसाइज, भारत नेशनल साइबर सिक्योरिटी एक्सरसाइज 2025 कंडक्ट हुई थी 21 जुलाई से 1 अगस्त, याद रखो ये डेट यार, देखो आ सकता है, 21 जुलाई से 1 अगस्त, ठीक है, 2025 में 600 से ज्यादा इसमें लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। बस इतना है। इंडिया साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क क्या है, सब देखी दिखाई चीजें हैं, बस आपका रिवीजन हो जाता है, होते जाएगा, ठीक है, तो वीडियो देखते रहो, जल्दी जल्दी रिवाइज हो जाएगा। डीपीडीपी एक्ट ये हो गया, नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी ईयर 2013, इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर I4C, कंप्यूटर इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम इंडिया, ठीक है, साइबर सुरक्षित भारत इनिशिएटिव, ओके, साइबर स्वच्छता केंद्र, यस, ठीक है, ये भी है अपने पास, नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर NCIIBC, डिफेंस साइबर एजेंसी, ओके। मीडिया का रोल, देखो रोल ऑफ मीडिया, रोल ऑफ सोशल मीडिया सिंपल सी चीज है, इस पे जो भी क्वेश्चन आएगा ना आप लोग आराम से बना लोगे। रोल क्या है भाई, देखो दोनों है, रोल है ये, इनका पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही रोल कर रहे हैं। पॉजिटिव ये है कि जनता को अवेयर कराएंगे कि यहाँ पर ये चीजें नहीं हो रही हैं, पॉलिसी अच्छे से नहीं इम्प्लीमेंट हो रही है, या फिर इस इंफ्रास्ट्रक्चर में ये इशू है, या इम्प्लीमेंटेशन सही से नहीं हो रहा है, या फिर करप्शन है, सब कुछ बताएंगे। लेकिन ये भी है कि इसके माध्यम से प्रोपोगेंडा, फेक न्यूज और TRP वॉर यही सब चलता रहता है, ठीक है। तो वही सब कुछ है, कुछ खास नहीं है। अगर ये मेंस की बात होती, रिटर्न होता, तो हमें अच्छे से डिस्कस करना होता है, यहाँ पे ज्यादा हम डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि जो क्वेश्चन आएगा बहुत ईजी है, अगर मोस्ट प्रोबेबली नहीं आएगा, ठीक है। तो नेशनल कॉन्शियसनेस एंड सॉलिडेरिटी बढ़ाएंगे, और जो भी करप्शन वगैरह है उसको एक्सपोज करेंगे, और जो भी शॉर्टेजेस होती हैं इंफ्रास्ट्रक्चर में, डिफेंस वगैरह में, वो सब यहाँ पे हाईलाइट करेंगे। इंटरनल सिक्योरिटी के जो भी इश्यूज हैं वो हाईलाइट करेंगे, पॉलिसीज फॉर्मुलेशन में मदद करेंगे, प्रेशर डालेंगे, जनता की जो आवाज़ है वो पहुंचाएंगे सरकार तक, और जो भी दूसरे स्पेसिफिक्स होते हैं वो वहाँ पे पहुंचाएंगे। इशू क्या है, देखो इशू सबसे बड़ा है, तो 26/11 में सुप्रीम कोर्ट ने हाईलाइट किया कि ये लोग लाइव स्ट्रीमिंग कर रहे थे, लाइव वहाँ पे कवरेज कर रहे थे यार, जिससे पाकिस्तान में बैठे हुए जो भी हैंडलर्स थे वो, इनके माध्यम से ही जानकारी मिल रही थी कि अब क्या करना है, और वहाँ पे जो टेररिस्ट थे उनको ऑर्डर दे रहे कि अब आपको ये करना है। वो बहुत सारे तो मिले हुए थे, अब क्या ही बोलूं, बट ठीक है, TRP रेस के लिए ये सब कर रहे थे, और ये गलत है, अभी भी TRP रेस के लिए चीजें चलती हैं, इंडिपेंडेंस नहीं है, कॉर्पोरेट एजेंसीज ने इनको हाईजैक कर लिया है, फेक न्यूज फैलाते हैं, प्रोपोगेंडा फैलाते हैं, तो आपको पता ही है, जो सुनते हो वही है सब। पॉजिटिव्स ऑफ सोशल मीडिया, देखो पॉजिटिव तो सब हमको पता है, जैसे हमने नॉर्मल मीडिया में पढ़ा पिछले वीडियो में, वही है सब। तो मैं यहाँ पे क्यों नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन आएगा आप बहुत इजीली कर लोगे, ठीक है।
इंपॉर्टेंट है ये, नेगेटिव देख लें तो देखो टेररिज्म वगैरह का लिंकेज पाएगा, स्पेशली आप केरल की स्टोरी वगैरह देखोगे तो आपको पता चलेगा कि कैसे आईएसआई वगैरह आईएसआई वगैरह रिक्रूट करते हैं लोगों को यहाँ पे, है ना, कैसे उनको ब्रेन वॉश करते हैं। तो ऑनलाइन सोशल मीडिया के माध्यम से उन लोग रिक्रूटमेंट कर रहे हैं, ट्रेनिंग दे रहे हैं। साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि कैसे जो कॉम्युनल वायलेंस होते हैं, सांप्रदायिक दंगे होते हैं, वो हो रहे हैं, एक पर्टिकुलर रिलीजन के प्रति हेट बढ़ रही है। तो ये सारी चीजें जो होती हैं वो सब हमको सोशल मीडिया से पता चलती है ना। सोशल मीडिया को कंट्रोल करना आज की पुलिस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैनल हो गया है। इसलिए आप देखो कहीं पे कुछ दंगे वगैरह फैलते हैं, सबसे पहले वहां का इंटरनेट को बंद किया जाता है, क्योंकि वहां पे लोगों को एक साथ लाना सोशल मीडिया के माध्यम से ही होता है। यदि हम इंटरनेट बंद कर देंगे तो लोगों को ये जानकारी नहीं मिल पाएगी, इन्फॉर्मेशन नहीं फैल पाएगी, तो उसको कंटेन करना आसान होगा पुलिस के लिए। अब हम देखो एमसीक्यू करेंगे, ठीक है। लगभग 30 से 32 एमसीक्यू मैंने आपको यहाँ पे रखे हैं, सिंपल से एमसीक्यू रखे हैं, हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। और आप वीडियो को पॉज करो, आपको 4-5 सेकंड मिलेंगे, आप उसके बाद फिर आंसर दो, ठीक है। तो मैं जल्दी जल्दी इसको पलटाऊंगा क्योंकि ज़्यादा कुछ नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है, आपको बस ट्राई करना है। पहला क्वेश्चन है कि वोना क्राई, पेट्या, एटर्नल ब्लू, ये जो टर्म्स हैं ये किस चीज़ से संबंधित है? एक्चुअली यूपीएससी सीएसई का 2018 का सवाल है। अब देखो आप करो, ट्राई ट्राई करो। एक्सोप्लैनेट, क्रिप्टो करेंसी, साइबर अटैक, मिनी सैटेलाइट, क्या है? सिंपल है, साइबर अटैक, वोनाक्राई, रैंसमवेयर है, ठीक है। तो इंडिया, इन इंडिया इट इज लीगली मैंडेटरी फॉर विच ऑफ द रिपोर्ट ऑन साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट्स। तो इंडिया में कौन कौन को लीगली ये मैंडेट है कि आपको साइबर सिक्योरिटी इंसिडेंट हो तो आपको रिपोर्ट करना है? पहला है सर्विस प्रोवाइडर, दूसरा है डेटा सेंटर, तीसरा है बॉडी कॉर्पोरेट। करेक्ट आंसर बताना है। क्या होगा? ऑफ कोर्स इजी है, ये सभी को रिपोर्ट करना होगा यार। सर्विस प्रोवाइडर हो गया, जैसे लेटेस्ट से एक इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हो गया रिलायंस, कल को उनके साथ कुछ होता है तो भाई रिपोर्ट तो करना पड़ेगा ना। डेटा सेंटर्स हो गए जहाँ डेटा स्टोर होता है, कोर्स करना पड़ेगा। बॉडी कॉर्पोरेट जैसे बड़ी कंपनी हो गई लेटेस्ट से जहाँ मैं काम करता पहले, हनीवेल हो गई, सबको रिपोर्ट करना पड़ेगा यार, क्योंकि सब इतनी ज्यादा इनके स्टेक होल्डर्स हैं और सिविलियंस पे इतना इम्पैक्ट पड़ सकता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए इसका आंसर सब होगा। पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर, बताओ क्या है ये? पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर इज यूज्ड इन व्हाट कॉन्टेक्स्ट? इसका मतलब क्या है, किस चीज से संबंधित है ये? डिजिटल सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर, फूड सिक्योरिटी, हेल्थ केयर, एजुकेशन, टेलीकम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन। कॉज यार डिजिटल सिक्योरिटी से संबंधित पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर, ये एक प्रकार से समझ लो कि जो क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है ना हमारा, उस टाइप का है ये, ठीक है। क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, ये डिजिटल ही तो है। सर्ट इनका फुल फॉर्म बताओ, आसान है। कंप्यूटर इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम, बी। एनसीआईआरपीसी का फुल फॉर्म बताओ, आसान है, बी हो जाएगा इसका भी। नेशनल साइबर सिक्योरिटी पॉलिसी कब रिलीज हुई? यस वेरी गुड, 2013। सर्टेन कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर काम करता है? यस आंसर इसका बी होगा, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी। बुदापेस्ट कन्वेंशन किस चीज से रिलेटेड है? साइबर क्राइम, टेररिज्म, न्यूक्लियर सिक्योरिटी, मैरीटाइम पायरेसी। ऑफ कोर्स साइबर क्राइम से रिलेटेड है ना, और इंडिया इसका पार्ट है या नहीं? इज इंडिया मेंबर, देखो सवाल ही आ गया। नो, इंडिया इज नॉट अ मेंबर, आंसर है बी। डीडोस अटैक क्या होता है? डेनाइल ऑफ सर्विस, यानी आपका जो भी जीमेल है, आपका जो भी सिस्टम है, उसको इतनी ज्यादा नेटवर्क उसका सेचुरेट कर देंगे लोग रिक्वेस्ट से कि आप एक्सेस ही नहीं कर पाओगे। डीडोस एम्स टू ओवरलोड सर्वर विथ ट्रैफिक, यस आंसर बी हो जाएगा। फिशिंग अटैक मेनली टारगेट्स हार्डवेयर, ह्यूमन साइकोलॉजी, नेटवर्क, सैटेलाइट। ह्यूमन साइकोलॉजी, आपको डिसीव करेंगे, भरोसा जीतेंगे आपका पहले। मालवेयर डिजाइन टू डिमांड पेमेंट इज कॉल्ड, फिरौती मांगने के लिए वाला मालवेयर क्या कहलाता है? ऑफ कोर्स रैंसमवेयर कहता है, रैंसम मतलब फिरौती होता है, इसका एग्जांपल WannaCry। मालवेयर डिजाइन वही सवाल है। पेगासस किस चीज का एग्जांपल है? रैंसमवेयर, स्पाईवेयर, डीडोस, फिशिंग। ये देखो ऐसे सवाल आएंगे आपको, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, आसान है, डिस्कस किया है। पेगासस, स्पाई करेंगे इससे, है ना। किसने जारी किया? इजरायली एनएसओ। डीपीडीपी एक्ट वॉज पास्ड इन 2023। कमिटी जो डीपीडीपी एक्ट से जुड़ी हुई है कौन सी है? यस वेरी गुड, जस्टिस बी एन श्री कृष्णा कमेटी। और 2017 का के एस पुत्ता स्वामी केस भी याद रखना है, किससे संबंधित है? आर्टिकल 21 से। एनसीआईआरपीसी क्या प्रोटेक्ट करता है? तो क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर, CII उसके फुल फॉर्म में ही आ रहा है ये। एग्जाम्पल ऑफ सोशल इंजीनियरिंग अटैक क्या है? देखो हमने डिस्कस किया क्या होता है सोशल इंजीनियरिंग, है ना। देखो एक ही है यार, फिशिंग और ईमेल।
भरोसा जीतेंगे, आपसे जानकारी निकालेंगे। विच अटैक सीक्रेटली रिकॉर्ड्स यूजर एक्टिविटी, सीक्रेटली आपकी एक्टिविटी को रिकॉर्ड कर लेगा। की लॉगर बताया था, की लॉगर वो आएगा और वो सिस्टम सॉफ्टवेयर आपके के सिस्टम में इंस्टॉल हो जाएगा और आप जो भी बटने दबाएंगे वो सब रिकॉर्ड करते जाएगा। फायरवॉल, देखो फायरवॉल कुछ तो प्रोटेक्ट करने वाला है, ऐसा ना ये फायरवॉल फायर से बचाने वाला, यानी कुछ तो ये प्रोटेक्ट करेगा हमको, साइबर सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा ये क्या होगा? नेटवर्क सिक्योरिटी फिल्टरिंग, सिंपल। ITU स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन। ठीक है, 1947 में स्पेशलाइज एजेंसी बनी और इसकी रिपोर्ट का नाम क्या है? ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स, और रिसेंटली इंडिया Tier 1 हासिल किया है। ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स, देखो आ गया सवाल, कौन रिलीज करता है? ITU। इसमें भी आई आ रहा है, इसमें भी आई आ रहा है। अगर एक ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी आउटलुक होता तो WEF। ITU ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स 2004 में इंडिया का स्टेटस क्या रहा है? बताओ। Tier 1 रोल मॉडल लेवल पे रहा है इंडिया का स्टेटस। साइबर अटैक टारगेटिंग बैंक OTP फ्रॉड इज, वो आपके बैंक OTP मांगेगा, वो कैसे होगा? आपका भरोसा जीतेगा भैया, फिर OTP बता दो, आपने OTP बताया और वहीं पे खेल हो जाएगा। सोशल इंजीनियरिंग फ्रॉड। विच ऑर्गेनाइजेशन पब्लिशेस साइबर रिस्क रिपोर्ट इंक्लूडिंग साइबर रिस्क? कौन है बताओ? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ठीक है, बस ये याद रखो कि जो ITU है ना, वो जारी करता है ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स। बाकी ये सब जो है बाकी WEF जारी करता है। रैंसमवेयर अटैक एनक्रिप्ट्स, क्या डेटा एनक्रिप्ट करेगा और क्या करेगा? सिंपल। टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन क्या इंप्रूव करेगा? सिक्योरिटी इंप्रूव करेगा। वायरस स्प्रेड मेनली थ्रू, कैसे स्प्रेड होता? फाइल सॉफ्टवेयर के माध्यम से स्प्रेड होगा ना, हार्डवेयर डैमेज थोड़ी ना करेगा, इलेक्ट्रिसिटी थोड़ी ना, प्रिंटर थोड़ी ना, सॉफ्टवेयर चीजें हैं ये, ठीक है। ये देखो कि अब कुछ जानकारी हम यहाँ पे लेंगे वायरस से संबंधित। तो ये जो वायरस का फुल फॉर्म आपको याद रखना है, ये कोई टेक्निकल फुल फॉर्म नहीं है, लेकिन जनरली ये एक जो कॉमन पार्लांस है, यानी एक आम बोलचाल जो होती है साइबर सिक्योरिटी के में, उसमें ये फुल फॉर्म दिए थे, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज, यानी आपकी जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो हमारे कब्जे में है। फर्स्ट कंप्यूटर वायरस क्रीपर वायरस 1971, ये याद रखो। क्रीपर वायरस 1971, बॉब थॉमस ने इसे बनाया। BBN टेक्नोलॉजीज और ARPANET उस समय का अर्ली इंटरनेट था, ठीक है, उसका इस्तेमाल किया गया था। और इसको लड़ने के लिए एक एंटीवायरस बनाया, इसका नाम था रीपर। तो क्या क्या हो गया? क्रीपर, और इसको लड़ने के लिए बनाया गया था रीपर, ठीक है। फिर अगर ट्रोजन हॉर्स, तो देखो ग्रीक में एक कहानी है जिसमें क्या होता है कि एक साम्राज्य रहता है और इसमें एक घोड़ा आता है, और उसके अंदर बहुत, तो ऐसा लगता है कि कितना सुंदर घोड़ा है, लकड़ी का बना हुआ घोड़ा, उसके अंदर बहुत सारे सिपाही लोग दूसरे जो एनिमी स्टेट है उसके छुप के आ गए थे और अटैक कर दिया था। तो इसी प्रकार से ऐसा क्या होता है, एक सिस्टम बाय सॉफ्टवेयर होता है, मलिशियस सॉफ्टवेयर होता है, जो हमको लगेगा कि यार ये बहुत ही यूजफुल है, हम सिस्टम में डाउनलोड कर लेंगे, और फिर पता चलेगा भाई वो तो धोखा दे दिया। वो खतरनाक लेके डिस्गाइज, छलावा, एज ए लेजिटिमेट और यूजफुल प्रोग्राम, फिर हमको बोलेगा कि भाई इंस्टॉल कर लो, इंस्टॉल कर लो, और आपने इंस्टॉल किया, और वहीं पे आपका सिस्टम फिर हैक हो जाएगा। इथिकल हैकर्स, अब हम यहाँ पे हैकर्स के बारे में जाएंगे। इथिकल हैकर, इथिकल मतलब जो अच्छे हैकर्स होते हैं, जो अच्छे काम के लिए हैक करते हैं, तो कौन से? वो वाइट वाइट कलर है ना, वाइट हेड हैकर। थोड़े से हम जान लेते हैं अलग अलग टाइप के हैकर। देखो वाइट हेड हैकर, वाइट यानी इथिकल, जो अच्छे होते हैं। नैतिक हैकर, जो अनुमति से सुरक्षा खामियां खोजते हैं, ठीक है। ब्लैक हैट हैकर, नेगेटिव काम करते हैं ये लोग, न दुर्भावनापूर्ण होकर काम करते हैं, ये सबके सिस्टम को अटैक करना चाहते हैं, तहस नहस करना चाहते हैं। ग्रे हैट हैकर, ये जनरली कंपनियां खुद हायर करती हैं। लेटेस्ट से एक माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने एक सॉफ्टवेयर बनाया, अब हो सकता है अच्छे से भी सॉफ्टवेयर डिजाइन किया हो, कुछ ना कुछ उसमें कमियां रह गई हो, जहां से लोग जो हैकर्स वगैरह एंटर कर सकते हैं, जिसको हम वल्नरेबिलिटी बोलते हैं इंग्लिश में, वहां से वो एंटर करें। तो हम क्या करते हैं ना, हैकर को बुलाते हैं जो बहुत ही स्किल्ड हैकर होता है, कि भाई तुम आओ और बताओ तुम इसको हैक कर सकते हो क्या? बोले हाँ हम कर सकते हैं, तो हमें पता चल जाएगी अच्छा ये एरिया यहाँ पे रह गया है, यहाँ पे इंप्रूवमेंट करना है। तो ये ग्रे हैट हैकर का काम होता है, राइट। इथिकल एंड इलीगल में नैतिक व अवैध के बीच का होता है। फिर आता है एलीट हैकर, जो बहुत ज्यादा स्किल्ड होता है, एलीट टॉप लेवल का अत्यधिक कुशल हैकर। फिर आता है रेड हैट हैकर, तो ये क्या होता है? अग्रेसिव इथिकल हैकर टारगेटिंग ब्लैक हैट। तो ये क्या करता है, ऐसे समझो कि एक सुपर हीरो है जो ये ब्लैक वाले को मारता है, ये एलियन है, एनिमी है, ये एनिमी हो गया, और ये रेड हेड हो हैकर हो गया। तो रेड हेड हैकर हीरो हो गया, आयरन मैन हो गया, जो इस एलियन को मारेगा, थैनोस को मारेगा। तो रेड हेड हैकर अच्छा हैकर है, जो ब्लैक हेड को मारने का काम करता है। ब्लू हैट हैकर, ये क्या होता है? आपके साइबर सिक्योरिटी टेस्ट जो मैंने ऊपर बताया, तो वैसे ही कुछ टेस्ट करता है, बग टेस्टिंग का काम करता है।
सॉरी मैंने उल्टा बता दिया था यहाँ पे। ग्रे हैट हैकर ऐसा होता है कि ये अच्छा बुरा दोनों ही करता है, और जो कंपनी जिसको हायर करती है वो ब्लू हैट हैकर होता है। सॉरी मुझे माफ कीजिएगा, मैंने थोड़ा सा उल्टा बता दिया यहाँ पे। ब्लू हैट हैकर का बग टेस्टिंग का होता है, ओके। और ग्रे वाले का नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों टाइप का काम करता है। कंपनी जिससे हायर करती है वो ये ब्लू हैट हैकर होता है। फिर साइबर हाइजीन, साइबर स्वच्छता टाइप की चीजें हो गई है ना। सेफ डिजिटल प्रैक्टिस। डेटा ब्रीच का मतलब क्या होता है? अनऑथराइज एक्सेस टू डेटा। इंडिया साइबर इंसिडेंट रिपोर्टिंग एजेंसी कौन सी है? वेरी इजी, सर्ट इन। भारत में साइबर अपराध की रिपोर्ट करने के लिए निम्नलिखित कौन सा समर्पित राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर है? या तो आंसर ही डाल दिया मैंने, चलो कोई नहीं। 91903, याद रख लो इसको, है ना, 1903। तो यदि किसी के साथ भी, आप लोग के साथ भी याद रखो, किसी प्रकार का साइबर फ्रॉड होता है तो जो नंबर में आपको कंप्लेन करनी है वो 1930 है। या फिर नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल बनाया गया है, आप वहां पे भी रिपोर्ट कर सकते हो और ट्रैक कर सकते हो। तो साइबर सिक्योरिटी में मैंने बहुत ही ब्रीफ में इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको दे दी हैं, और अब बस आपका काम बनता है कि अच्छे से वीडियो को देखो, है ना। और वीडियो से नोट्स बनाओ, रिवाइज करो। और अभी तक हमारी इस सीरीज में 4 वीडियोस हो चुकी हैं। बस एक वीडियो और बाकी है, बॉर्डर सिक्योरिटी और बॉर्डर मैनेजमेंट की, जो मैं अगली वीडियो में लाऊंगा, और वो थोड़ी सी कॉम्प्रिहेंसिव होगी क्योंकि उसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो मैं उसको डिटेल में कवर करने की कोशिश करूंगा। आपसे उम्मीद यही है कि आप इसको देखेंगे, नोट्स बनाएंगे और रिवाइज करेंगे। छोटी छोटी चीज़ें हैं यहाँ पर, जो कंसेप्ट्स हैं ज़्यादातर आपको समझने की ज़रूरत है। फैक्ट्स हैं थोड़े बहुत, ज़्यादा नहीं है, वो आपको याद करना है। और एक रिक्वेस्ट है आप लोग से कि यदि आप लोग को ये सीरीज पसंद आ रही है, वीडियो पसंद आ रही है, तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करो यार अपने दोस्तों के साथ, और दूसरी चैनल्स पे जहाँ पे भी, टेलीग्राम चैनल पे आप लोग जुड़े हो, ताकि थोड़ी रीच बढ़े मेरे चैनल की और मुझे भी मोटिवेशन मिले। और वीडियो यदि पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और रीच को बढ़ाओ थोड़ा। ठीक है, कमेंट करो आप लोग को वीडियो कैसा लगा और क्या मैं इम्प्रूवमेंट कर सकता हूँ, ठीक है। और टिल देन टेक केयर, बाय।